Hello students, today is lecture 1 on chapter 7 System of Particles and Rotational Motion for class 11. Dear students, already from chapter 1 to chapter 6 we discussed various type of motions. Various types of motion we already discussed, and in all motions we considered the motion of a single particle. जितनी भी मोशन थी, in all types of motion we considered the motion of a single particle. That is, we considered every object as a point mass. प्रत्येक ऑब्जेक्ट को हमने क्या मान लिया था? पॉइंट मास मान लिया था. पॉइंट मास मीन्स पॉइंट मास मतलब इस टाइप का पॉइंट मास विच हैज प्रैक्टिकली नो साइज, जिसका कोई साइज नहीं होता. Even the finite size object were considered as point mass to understand their motion. अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया उसमें हमने सिंगल पार्टिकल की मोशन को कंसीडर किया था, और उस सिंगल पार्टिकल की मोशन जिसे हम पॉइंट मास भी कह सकते हैं, सिंगल पार्टिकल को हम पॉइंट मास भी कह सकते हैं. पॉइंट मास का मतलब ऐसा मास जिसका कोई साइज नहीं होता, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका प्रैक्टिकली कोई साइज नहीं है, या जो फाइनाइट साइज के ऑब्जेक्ट हैं उनको भी हमने पॉइंट मास कंसीडर करके मोशंस को समझा था. ठीक है, तो लेकिन इन दिस चैप्टर वी विल कंसीडर द एक्सटेंडेड बॉडीज. एक्सटेंडेड बॉडीज हम कंसीडर करेंगे. जो हमारी रियल लाइफ है, डेली लाइफ है, जो हमारी डेली लाइफ है उसमें जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने आते हैं उनका अपना डेफिनेट शेप और साइज होता है. जैसे ये देखिए, ये ब्लॉक है, इसका अपना डेफिनेट शेप और साइज है, इसका अपना डेफिनेट शेप और साइज है. सिमिलरली इसका अपना डेफिनेट शेप और साइज है. ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट एनकाउंटर्ड इन आवर डेली लाइफ हैज देयर ओन फाइनाइट शेप और साइज. सभी ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है? फाइनाइट शेप और साइज होता है. जो भी हम डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट देखते हैं, जो भी हम ऑब्जेक्ट कहें या बॉडी कहें, जो भी रियल बॉडीज हैं, जो भी हम डेली लाइफ में देखते हैं उनका अपना फाइनाइट साइज होता है. जब हम फाइनाइट साइज की बॉडीज की मोशन कंसीडर करते हैं, या इफ वी कंसीडर द मोशन ऑफ बॉडीज ऑफ फाइनाइट साइज, यानी जब हम मोशन की बात करते हैं, किसकी मोशन की बात करते हैं? मोशन की बात करते हैं किसकी? बॉडीज ऑफ फाइनाइट साइज की. फाइनाइट साइज की जो बॉडीज हैं, यदि उनकी मोशन की हम बात करें, फाइनाइट साइज, ठीक है, जिनको हम एक्सटेंडेड बॉडीज भी कहते हैं, ऐसी बॉडीज जिनका फाइनाइट साइज होता है उन्हें हम एक्सटेंडेड बॉडीज भी कहते हैं. ध्यान रखिएगा, एक्सटेंडेड बॉडीज का मतलब होता है बॉडीज ऑफ फाइनाइट साइज. इनकी मोशन को जब हम कंसीडर करते हैं तो पार्टिकल, केवल पार्टिकल का मॉडल ले लेना वो पर्याप्त नहीं है. यानी जब फाइनाइट साइज की बॉडीज की हम बात करते हैं, एक्सटेंडेड बॉडीज की बात करते हैं, इनकी मोशन जब हम कंसीडर करते हैं तो हम केवल और केवल सिंगल पार्टिकल की मोशन को कंसीडर नहीं कर सकते. इस केस में हमें एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को कंसीडर करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को कंसीडर करना पड़ेगा. यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि एन एक्सटेंडेड बॉडी, एनी फाइनाइट साइज बॉडी इज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल. ये जो मैंने बात बोली कि जो बॉडीज हैं फाइनाइट साइज की या एक्सटेंडेड बॉडीज, ये क्या होते हैं? ए सिस्टम होता है. किसका सिस्टम होता है? ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. एक से ज्यादा पार्टिकल्स का सिस्टम होता है. ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है. कौन? बॉडीज ऑफ फाइनाइट साइज. ठीक है, बॉडीज ऑफ फाइनाइट साइज क्या होता है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है. अब हम जो है पहले तो क्या कंसीडर कर रहे थे? एक सिंगल पार्टिकल की मोशन को कंसीडर कर रहे थे. सिंगल पार्टिकल की मोशन को अभी तक हमने कंसीडर किया था. लेकिन इस चैप्टर में हम बॉडीज ऑफ फाइनाइट साइज, जिसको हम एक्सटेंडेड बॉडीज भी कहते हैं, इसमें हम मोशन कंसीडर करेंगे किसका? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का. एक ही पार्टिकल की मोशन की बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे, वी विल कंसीडर द मोशन ऑफ द सिस्टम. ओके, वी विल कंसीडर द मोशन ऑफ द सिस्टम. And to understand the motion of the system,
वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। यदि हमें मोशन समझना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं। देखिए, एक पार्टिकल है, उसकी मोशन को हमने समझ लिया चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 में, लेकिन एक से ज्यादा पार्टिकल हैं, यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की जब बात हो रही है तो उनकी मोशन को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स समझने होंगे। एक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इसे हम कहते हैं। सेंटर ऑफ मास हमें समझना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ऐसे ही हमें समझना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास किसका, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का हमें सेंटर ऑफ मास समझना पड़ेगा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का क्या समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। यानी सेंटर ऑफ मास की नॉलेज होना जरूरी है किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ये कंक्लूजन यहां से ड्रॉ होता है। फिर से देखिए, चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 में हमने जो मोशन कंसीडर की वो मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल कंसीडर की थी। यानी हमने प्रत्येक ऑब्जेक्ट को बी कंसिडर्ड एवरी ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट मास, मीन्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिकली नो साइज। Even the finite size object were also considered as point mass to understand their motion. But now, in this chapter, we shall consider the motion of a system of particles. And to understand the motion of a system of particles, we have to understand the meaning of center of mass. किसका मीनिंग समझना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास। और इस सेंटर ऑफ मास को समझने से पहले, इस सेंटर ऑफ मास को समझने से पहले हमें समझना होगा कि एक्सटेंडेड बॉडीज क्या होती हैं, यानी ये रिजिड बॉडीज क्या होती हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सेंटर ऑफ मास हमें समझना है तो हमें क्या करना होगा, हमें समझना होगा एक्सटेंडेड बॉडीज की मोशन को। और एक्सटेंडेड बॉडी इन द फर्स्ट प्लेस्ड इज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जो एक्सटेंडेड बॉडीज हैं इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे इस चैप्टर में। और सेंटर ऑफ मास की बात करने के बाद मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे। उसका क्या यूज है उसकी हम बात करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने में, किस कॉन्सेप्ट को समझने में, कि मोशन ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज कैसे होती हैं, एक्सटेंडेड बॉडीज कैसे मूव करती हैं, इसको समझने में सेंटर ऑफ मास का क्या रोल है, इसकी हम बात करेंगे। तो जो एक्सटेंडेड बॉडीज हैं उनको रिजिड बॉडी हम कंसीडर करके चलते हैं। एक्सटेंडेड बॉडीज को हम कैसे कंसीडर करते हैं, एक्सटेंडेड बॉडीज आर कंसीडर्ड एज रिजिड बॉडीज। कैसे, रिजिड बॉडीज कंसीडर की जाती हैं, एक्सटेंडेड बॉडीज रिजिड बॉडीज। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि रिजिड बॉडीज क्या होती हैं। रिजिड बॉडी का मीनिंग हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं रिजिड बॉडी का मीनिंग क्या है। रिजिड बॉडी देखिए, इन रियलिटी नो बॉडी इज ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है कि ये जैसे कोई बॉडी है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर मैं फोर्स लगाता हूं और फोर्स लगाने से इसकी शेप और साइज में कोई चेंज नहीं होता है, तब तो ये रिजिड बॉडी कहलाएगी। परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या कहलाएगी, एक बॉडी जिस पर आप फोर्स लगाते हो तो उसकी शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो शेप और साइज में जब कोई चेंज नहीं आता, शेप और साइज का चेंज होने का मतलब, देखिए कोई भी बॉडी है वो मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी है। किससे मिलकर के बनी है, पार्टिकल्स से मिलकर के बनी है, पार्टिकल्स से मिलकर के बनी है। इसमें के जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस नहीं बदलना चाहिए। यदि एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते हैं किसी रिजिड बॉडी पर, कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी तब कहलाएगी जब उसका शेप और साइज नहीं बदलता है। कब, जब उस पर आप फोर्स लगाते हैं। इसका मतलब जो डिस्टेंस है किसके बीच, डिस्टेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ पार्टिकल ऑफ सच ए बॉडी डू नॉट चेंज ऑन अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। तो हम कह सकते हैं, वी मे राइट रिजिड बॉडी
is a body. Rigid body is a body with a perfectly definite and unchanging shape. Rigid body is a body with a perfectly definite and unchanging shape और size. ठीक है, जिसका शेप और साइज नहीं बदलता है. इसका मतलब ये हुआ द डिस्टेंस between all pairs of particles of such a body do not change on applying any force on it. ये है रिजिड बॉडी का डेफिनेशन. तो रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी इज ए बॉडी with perfectly definite and unchanging shape or size. The distance between all pairs of particles of such a body do not change on applying any force. Suppose this is the rigid body. ये रिजिड बॉडी है और इसके ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं. ठीक है, ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं. मान लीजिए ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं. अब जब इस पर आप फोर्स लगाते हो और इन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलता है तो हम कहेंगे कि ये रिजिड बॉडी है. जब इस पर एक्सटर्नल आपने फोर्स लगाया इस बॉडी पर, देयर इज नो चेंज बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स. जो पेयर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनके बीच नो चेंज इन डिस्टेंस between pairs of particles के बीच की डिस्टेंस नहीं बदलती है. तो जब पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस नहीं बदलेगी तो डेफिनेटली नो चेंज इन शेप और साइज. तो उसकी शेप और साइज में कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, ऐसी बॉडी रिजिड बॉडी कहलाएगी. लेकिन इमेजिन कीजिए, कैन यू इमेजिन, ये तो आइडियल कंडीशंस हैं. ये कैसी कंडीशन है? आइडियल कंडीशन है. तो आप यहां पर एक शब्द लिख सकते हैं आइडियली. ये आइडियल कंडीशन है. आइडियल कंडीशंस में तो ऐसा हो सकता है, बट नो कंडीशन कैन बी आइडियल. इसका मतलब इन डेली लाइफ नो रियल बॉडी इज ए रिजिड बॉडी. नो रियल बॉडी इज ट्रूली रिजिड. ये आप ध्यान रखिएगा. नो रियल बॉडी इज ट्रूली रिजिड. हो ही नहीं सकता. कोई भी रियल बॉडी जो है रिजिड बॉडी नहीं हो सकती, पूरी तरह रिजिड नहीं हो सकती. क्योंकि जो रियल बॉडीज हैं, जब आप रियल बॉडीज पर फोर्स लगाओगे, डिफॉर्मिंग फोर्सेज लगाओगे, तो इसकी शेप, जैसे इस बॉडी पर आपने फोर्स लगाया तो कुछ इसकी शेप में चेंज आ सकता है. इस टाइप का कुछ शेप हो सकता है, हल्का चेंज आ सकता है, इस टाइप से चेंज आ सकता है. मॉलिक्यूल, ये पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बदल सकता है फोर्स अप्लाई करने से. शेप और साइज में चाहे कितना छोटा सा ही चेंज आ रहा है, लेकिन आएगा जरूर. इसलिए कोई भी रियल बॉडी जो है रिजिड बॉडी नहीं हो सकती.
because when you apply any external force on a real body, then under the influence of the external forces, the body, real body will get deformed. ये रियल बॉडी में क्या आ जाएगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगा, यानी ये डिफॉर्म्ड हो जाएगी, इसकी शेप और साइज बदल जाएगी। ठीक है, जैसे कि जो व्हील्स होते हैं, टॉप्स होते हैं, स्टील बीम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे व्हील 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 कैन बी, हम कंसीडर कर लेते हैं, नो रियल बॉडी इज रिजिड बॉडी, बट वी कंसीडर, ध्यान रखिए, बट वी कंसीडर a real body as rigid body, लेकिन हम रिजिड बॉडी कंसीडर कर लेते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी कंसीडर क्यों कर लेते हैं? टू एक्सप्लेन द मोशन, टू एक्सप्लेन द मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या कर देते हैं, रियल बॉडी को रिजिड बॉडी कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन कोई भी रियल बॉडी जो है रिजिड बॉडी नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो शेप और साइज में कुछ डिफॉर्मेशन आ जाएगा। जैसे कि आप देखिए, व्हील जो होता है, व्हील को आप रिजिड बॉडी कंसीडर कर सकते हो। जो व्हीकल का व्हील होता है, व्हील को रिजिड बॉडी कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, व्हील कैन बी कंसीडर्ड एज रिजिड बॉडी। यदि आप इग्नोर कर दें कि इसमें, इसकी शेप में जो स्मॉल चेंजेज होते हैं उनको इग्नोर कर दें, व्हील कैन बी कंसीडर्ड एज रिजिड बॉडी। व्हील को रिजिड बॉडी कंसीडर किया जा सकता है, रिजिड बॉडी, बाय इग्नोरिंग, किसको इग्नोर करके? बाय ignoring the small changes in its shape, क्योंकि जब व्हील चलेगा सरफेस पर, तो उसकी शेप में कुछ स्मॉल चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। तो स्मॉल चेंजेस को यदि हम इग्नोर कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, तो फिर व्हील को जो है रिजिड बॉडी कंसीडर किया जा सकता है। बट इन रियलिटी व्हील इज ऑल्सो नॉट ए रिजिड बॉडी। सिमिलरली यू कैन सी दैट टॉप्स, स्टील बीम्स जो होते हैं, उनको आप रिजिड बॉडी कंसीडर कर सकते हो बाय इग्नोरिंग द स्मॉल चेंजेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेज। तो उन सबको आप रिजिड बॉडी कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, ये तो मीनिंग था कि रिजिड बॉडी क्या होती है। देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया कि अभी तक चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 जो हम मोशन कंसीडर कर रहे थे, वो एक सिंगल पार्टिकल की मोशन कंसीडर कर रहे थे। इवन जो एक फाइनाइट साइज की बॉडी थी, उसकी मोशन को भी हम एक सिंगल पार्टिकल की मोशन की तरह भी कंसीडर कर रहे थे। यानी हम पॉइंट मास कंसीडर करके उसकी मोशन को डिस्क्राइब कर रहे थे। लेकिन अब हम मोशन को एक फाइनाइट साइज की बॉडी यानी एक्सटेंडेड बॉडीज की लिए मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हम एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे। यानी जितने पार्टिकल्स होते हैं एक्सटेंडेड बॉडीज में, उनके एक सिस्टम की बात करेंगे, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे। तो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कैसे मूव करता है, उसकी मोशन किस टाइप की होती है, उसके लिए हमें सेंटर ऑफ मास समझना पड़ेगा। और सेंटर ऑफ मास को समझने के लिए हमें रिजिड बॉडी कंसीडर करनी होंगी कि जो एक्सटेंडेड बॉडीज हैं आर कंसीडर्ड एज रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी आइडियली, तो रिजिड बॉडी इज ए बॉडी हुज शेप और साइज डज नॉट चेंज on applying external force, or you can say if the distance between the pair of particles of a body do not change on applying any force, then that type of body is known as rigid body. But in reality no real body is truly rigid. ये भी बिल्कुल सही है कि कोई भी रियल बॉडी जो है ट्रूली रिजिड नहीं हो सकती, बट वी कंसीडर ए रियल बॉडी एज रिजिड बॉडी टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी एज ए होल। तो फॉर एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, व्हील कैन बी कंसिडर्ड एज रिजिड बॉडी बाय इग्नोरिंग द स्मॉल चेंजेस इन इट्स शेप। सिमिलरली यू कैन कंसिडर
steel beam as a rigid body by ignoring the small changes in it, right? So if you ignore the changes due to external applied force on a body or object, then you can consider that body or object as a rigid body or rigid object. But in reality there is no existence of rigid body. No real body can be a rigid body, but we consider it just for the sake of the description of the type of motion. नाउ द क्वेश्चन इज, अभी तक हमने ये जान लिया कि रिजिड बॉडी क्या होती है, कंसीडर की जा सकती है केवल. अब दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा आपको कि व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन ए रिजिड बॉडी है, कि रिजिड बॉडी की कौन कौन सी मोशन हो सकती हैं, काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी. हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ मोशन, काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी. एक रिजिड बॉडी की कौन कौन सी मोशन हो सकती हैं, काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी. तो बहुत सारी टाइप की हो सकती है. जैसे कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम इसको समझेंगे. एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक के साथ हम स्टार्ट करते हैं. जैसे कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, सपोज दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन. ओके, ये एक तरफ से ऊंचा उठा हुआ है और ये किसी एंगल पर इंक्लाइंड है. ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये थीटा डिग्री है एंगल मान लीजिए. और इस पर कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर ब्लॉक है. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे. ठीक है, तो दिस रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन. ये स्लाइड डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है. इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, जैसे ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है. ठीक है, मान लेता हूँ कि इस पार्टिकल का अपना वेलोसिटी होगा, इस पार्टिकल का अपना वेलोसिटी होगा. इस पार्टिकल को मैं P1 नाम दे देता हूँ, इस पार्टिकल को मैं P2 नाम दे देता हूँ. ठीक है, तो ये ABC मैं कंसीडर कर लेता हूँ. दिस ABC इज नथिंग बट एन इंक्लाइंड प्लेन, एंड ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन, इज स्लाइडिंग डाउन. ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है स्लाइड डाउन हो रहा है. तो उस केस में क्या होगा, when this rectangular block slides down on an inclined plane, this rectangular block is a rigid body. It is considered as a rigid body. Its motion down the plane is such that all the particles of the body, all the particles of this rectangular block, all the particles of this rectangular block are moving together. ये रिजिड बॉडी हमने कंसीडर कर लिया है रेक्टेंगुलर ब्लॉक को. देन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दिस रेक्टेंगुलर ब्लॉक विल मूव टुगेदर. दैट इज दे विल हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. किसी भी समय पर उनकी सबकी वेलोसिटी सेम होगी, यानी जितनी वेलोसिटी P1 की होगी उतनी ही वेलोसिटी P2 की होगी. राइट, द रिजिड बॉडी हियर, देन दिस रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज इन ट्रांसलेशनल मोशन. सो ये पहला जो टाइप है रिजिड बॉडी का, ये कहलाता है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन. प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन. फर्स्ट जो टाइप है वो है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन. तो इसको मैं देखिए दोबारा से देखिए. प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन हमने लिया, इंक्लाइंड प्लेन है. इंक्लाइंड प्लेन पर हमने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिया. इंक्लाइंड प्लेन पर रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है. इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को हमने, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को हमने रिजिड बॉडी कंसीडर कर लिया. क्या कंसीडर कर लिया, रिजिड बॉडी. एंड दिस रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन. देन you see all the particles of this rectangular block will move together, all the particles will move together. That is, all the particles of this rigid body will have same velocity. And this type of motion in which all the particles move together and have same velocity, then this type of motion is known as pure translational motion. So you can say a motion इसका डेफिनेशन हम दे सकते हैं. emotion in which all particles
ए मोशन इन विच ऑल पार्टिकल्स, यहाँ लिखिए आप, ए मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, दोबारा से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा से लिखते हैं। ए मोशन ऑफ ए rigid body in which all particles of the body move together, that is, all particles of a rigid body are moving with same velocity. A motion of a rigid body in which all particles of the body move together, that is, all particles of a rigid body are moving with same velocity, is called pure translational मोशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिया। ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पर ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक मूव कर रहा है और ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक को हमने रिजिड बॉडी कंसीडर कर लिया है। देन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दिस रेक्टेंगुलर ब्लॉक विल मूव टुगेदर। It means all the particles of this rigid body will move with same velocity. Then this type of the motion of rigid body is known as pure translational motion. तो ऐसी मोशन जिसमें जितने भी पार्टिकल हैं किसी भी रिजिड बॉडी के, यदि वो सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, एक साथ मूव करते हैं, तो उसे हम प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि मान लीजिए एक पाथ है, इस पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, इस टाइप का एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस टाइप का ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मूव करता है। मान लीजिए यहाँ पर इसके पार्टिकल्स हैं, ये P1 पार्टिकल है, ये P1 पार्टिकल है, ठीक है। और मान लीजिए ये टेंजेंट के साथ कोई डायरेक्शन है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पर कितने कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इस पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है, और यदि ये यहाँ पर गया और यहाँ पर जाने के बाद फिर स्थिति वही है, इस टाइप से पार्टिकल P, ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, पार्टिकल P2 जब ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरीके से, और उस केस में ये देखिए इसी एक्सिस पर आ रहा है, यहाँ भी एक्सिस यही था, यहाँ भी एक्सिस यही था, और यहाँ भी देखिए जब ये थर्ड पोजीशन पर चला जाता है, तो यहाँ भी देखिए P3 पार्टिकल की वेलोसिटी है और इस तरफ है, तो यहाँ भी यही, ठीक है। तो आप देखिए सभी जगह, इस जगह और इस जगह पार्टिकल की जो वेलोसिटीज हैं, ये सभी पूरे के पूरे जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये तो मैंने सिंगल पार्टिकल का एग्जांपल लिया, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, सभी पार्टिकल्स एक साथ मूव कर रहे हैं और सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है सेम है। ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी and moving together. This type of motion in which all particles move together with same velocity is known as pure translational motion. जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये ब्लॉक है और यदि मैंने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, ये इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से, तो पूरा की पूरा ब्लॉक एज ए होल ब्लॉक इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एज ए होल पूरा की पूरा ब्लॉक। तो इस ब्लॉक के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो एक साथ मूव कर रहे हैं, जिन पार्टिकल से ये ब्लॉक बना हुआ है मिलकर के, all the particles are moving together and also all the particles are moving with same velocity. This type of motion in which a body or an object moves
एज ए होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट एक जगह से जब दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो इसे हम ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, कैसी मोशन कहेंगे? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। चलिए, ये तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की बात हुई। अब इसके अलावा भी तो दूसरी टाइप की मोशन हो सकती है, जैसे कि हम बात करें फिक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन की बात कर लें। एक फिक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन की जब हम बात करते हैं, यानी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की यदि हम बात करें, तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, देखिए सेकंड टाइप की जो मोशन रिजिड बॉडीज की हो सकती है वो हो सकती है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें, सॉरी प्योर रोटेशनल सॉरी, वेरी सॉरी, इसको दोबारा लिख देता हूँ बेटा। ट्रांसलेशनल तो हमने डिस्कस कर लिया, प्योर रोटेशनल की बात करेंगे। प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, जिसको हम दूसरा नाम भी देते हैं मोशन with respect to fixed axis of rotation, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होता है, ऐसी मोशन प्योर रोटेशनल मोशन होती है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिए, जैसे एक इंक्लाइंड प्लेन का ही ले लेता हूँ एग्जाम्पल। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन का ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो पहले एग्जाम्पल लिया वही वाला ले लेते हैं। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक मेटेलिक या मेटेलिक ले सकते हो या लकड़ी का ले सकते हो, वुडन है ना, सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप का ले सकते हो, जैसे ये मेटेलिक सिलेंडर है या वुडन सिलेंडर, कुछ भी ले लीजिए इस शेप का। ठीक है, इट इज मूविंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये नीचे की तरफ रोलिंग मोशन कर रहा है। कैसी मोशन कर रहा है? रोलिंग डाउन, इट इज रोलिंग डाउन। पहले क्या था, जो ब्लॉक था रेक्टेंगुलर ब्लॉक, वो क्या कर रहा था? रेक्टेंगुलर ब्लॉक वाज इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है उस केस में क्या हो रहा था? रेक्टेंगुलर ब्लॉक वाज मूविंग बाय फॉलोइंग प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, स्लाइड डाउन हो रहा था, जैसे कि इस केस में देख सकते हो। इस केस में जो ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है स्लाइड डाउन हो रहा था, यहाँ पर रोलिंग डाउन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? रोलिंग डाउन। पहले स्लाइड डाउन हो रहा था। यहाँ पर मान लीजिए ये मेटेलिक ब्लॉक है या वुडन ब्लॉक है। ठीक है, मेटेलिक ले लीजिए, मेटल का ले लीजिए, आयरन का है, स्फेरिकल है कोई, ठीक है, या वुडन का है, उसको ले सकते हो आप। ये रोलिंग डाउन हो रहा है, तो कंसीडर कर लेते हैं कि दिस इज द रिजिड बॉडी। ये क्या है? एक रिजिड बॉडी है, कंसीडर कर लेते हैं दिस इज द रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी है तो देखिए इसमें जो पार्टिकल्स हैं डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे। एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल हम यहाँ ले सकते हैं, एक पार्टिकल यहाँ ले सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग पार्टिकल्स ले लिए। ये पार्टिकल P1 है, ठीक है, ये पार्टिकल P1 मान लेता हूँ। ये पार्टिकल है मान लीजिए P2 है, ये पार्टिकल मान लीजिए P3 है, और ये पार्टिकल मान लीजिए P4 है। ठीक है, ये हमने 4 पार्टिकल्स मान लिए। अब इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, व्हेन दिस metallic block, when this metallic cylinder roll down on an inclined plane, then all the particles of this metallic block on this metallic cylinder or wooden block, all the particles of this block will not move with same velocity, will not move with सेम वेलोसिटी, सभी की सभी सेम वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करेंगे एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पार्टिकल है P3, इसकी वेलोसिटी तो क्या होगी?
पार्टिकल P3 की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। V3 की यदि मैं बात करूं, P1 अपनी एक वेलोसिटी से मूव करेगा, P1 की अपनी वेलोसिटी होगी, P2 की अपनी वेलोसिटी होगी, ठीक है। P2 की इस P1 की V1 है, P2 की V2 है मान लीजिए, और ये जो P4 पार्टिकल है वो इस तरीके से अपनी स्पीड से मूव करेगा, ये V4 वेलोसिटी से। यानी डिफरेंट पार्टिकल्स की जो वेलोसिटीज हैं वो डिफरेंट होंगी, डिफरेंट पार्टिकल्स की वेलोसिटी डिफरेंट होंगी। ये रोलिंग मोशन ऑफ दिस मेटेलिक सिलेंडर में हमने देखा, जो पॉइंट P1 है यानी पार्टिकल P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, ठीक है। इन पार्टिकल्स की जो वेलोसिटीज हैं, देखिए जो P3 है, ये जो P3 है जो कि कांटेक्ट में है, ठीक है। ये जो P3 है, यहाँ पर जो पार्टिकल होगा जो इस इंक्लाइंड प्लेन और इस मेटेलिक ब्लॉक आपस में जहाँ कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। यदि सिलेंडर जो है विदाउट स्लीपिंग मूव करता है, स्लिप नहीं करता है, विदाउट स्लीपिंग मूव कर रहा है, तो इस केस में जब डिफरेंट पार्टिकल्स की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, ठीक है, तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, प्योर रोटेशनल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर रोटेशनल मोशन कहते हैं। अब इस केस में देखिए, इसका अपना एक व्हील होता है ना, व्हील बेटा, दो पहिए होते हैं, इस तरीके से जुड़े रहते हैं, इस तरीके से ये शाफ्ट के जरिए जुड़े रहते हैं। एक्सेल जिसको आप कह सकते हो, एक्सेल कहते हो ना, एक्सेल से जुड़े हुए हैं। तो जब ये व्हील घूमेगा तो सड़क पर, जब यहाँ सड़क के कांटेक्ट में जहाँ जो पोर्शन होता है व्हील का, वहाँ पर जो पार्टिकल होगा व्हील के, उसकी वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ की वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ की वेलोसिटी कुछ और होगी, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सेल। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो पार्टिकल जितना नज़दीक होगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी, जितना ज़्यादा दूर जाएगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उतनी ही बढ़ जाएगी। लेकिन जो पार्टिकल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है, यहाँ पर भी कोई पार्टिकल होगा तो उसकी वेलोसिटी भी 0 होगी, उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। ध्यान दीजिए, जो पार्टिकल यहाँ पर होगा उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। मैं आपको एक और एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। ये आपने देखा कि यहाँ पर जब ये मेटेलिक सिलेंडर या वुडन सिलेंडर जब रोल डाउन करता है किसी इंक्लाइंड प्लेन पर, तो आपने देखा डिफरेंट पार्टिकल्स की वेलोसिटीज डिफरेंट थी। जो पोर्शन इस मेटेलिक सिलेंडर का इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ कांटेक्ट में है, यहाँ पर जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी 0 होगी, बाकी सबकी अलग अलग होगी, डिफरेंट वेलोसिटीज होंगी। और एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लियर होगा। देखिए, एक और एग्जांपल प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का आपकी डेली लाइफ में आप देखिए, फैन जिसके नीचे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, उसके ये फैन इस टाइप से आप ले लीजिए। फैन बना लेता हूँ, चलो इस टाइप से ये फैन बना दीजिए। उतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं है लेकिन ट्राई करता हूँ बनाने का। विंग्स लगी रहती हैं इसमें, मान लीजिए विंग है एक, ये विंग है, एक विंग यहाँ पर मान लेते हैं। मान लीजिए एक विंग ये है और एक विंग यहाँ लगा दो, इस टाइप से। ये एक फैन है, क्या है, फैन जैसा तो बन गया, चलिए ठीक है। ये फैन है और ये इसके अलोंग जो है ये फिक्स है, इससे ये सस्पेंडेड है इस रॉड से। तो ये इसका हो गया, ये जो एक्सिस हुआ बेटा, जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन ये हो गया इस फैन का एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया इस फैन का, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अब मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट है, सेंटर पॉइंट जहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं ये एक सीलिंग फैन है, ठीक है। कैसा फैन है, सीलिंग फैन, और ये रोटेट करता है।
तो पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल है P1, ये मान लीजिए पार्टिकल है P1, और यहाँ पर ये पार्टिकल है मान लीजिए P2, ये P2 है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये पार्टिकल P1 मान लेता हूँ और इस पार्टिकल को P2 मान लेता हूँ। ठीक है, अब P1 का जो यहाँ से डिस्टेंस है ये R1 है मान लीजिए, ये क्या है R1 है, और यहीं से इस P2 का जो डिस्टेंस है ये R2 है मान लीजिए। R2 कहाँ से कहाँ तक का है, यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस है। R1 कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से और P1 का डिस्टेंस है। P1 का डिस्टेंस इस पॉइंट से R1 मान लेता हूँ और P2 का डिस्टेंस R2 मान लेता हूँ। अब देखिए जब ये फैन रिवॉल्व करेगा, रोटेट करेगा, तो ये जो पार्टिकल P1 और P2 हैं ये भी रोटेशन में आएंगे। और ये किस तरीके से रोटेशन में आएंगे, जब ये फैन रोटेट करेगा तो इस टाइप से ये रोटेशन में आएंगे, इस टाइप का पाथ फॉलो करेंगे, इस टाइप का पाथ फॉलो करेंगे। ये P1 ऐसे कम रेडियस का सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा और P2 जो है ज़्यादा रेडियस का सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। करेगा या नहीं करेगा, P2 जो है ज़्यादा रेडियस का सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो अलग अलग सर्किल में ये मूव कर रहे हैं, और ये जो P1 और P2 मूव कर रहे हैं ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं जो कि फिक्स है। ये मान लीजिए पेंसिल जैसे मैंने रखा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर जो भी पार्टिकल होगा, मान लीजिए एक पार्टिकल मैं यहाँ P3 ले लेता हूँ, P3 यहाँ पर है, तो P3 जो होगा उसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन पर जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर जब एक एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, उसके रेस्पेक्ट में जब दो पार्टिकल मूव करते हैं तो ये कौन सा मोशन कहलाया, प्योर रोटेशनल मोशन कहलाया। कौन सा मोशन कहलाएगा, प्योर रोटेशनल मोशन कहलाएगा। समझ में आया होगा आपको। ठीक है भाई, देखिए जब हमने ये एग्जाम्पल लिया था, जब हमने रोलिंग मोशन कंसीडर किया था, देखिए यहाँ पर लिया था हमने, जब हमने ये रोलिंग मोशन कंसीडर किया था तब क्या दिमाग में आया कि रोलिंग मोशन ऑफ दिस सॉलिड मेट और वुडन सिलेंडर डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, इसमें हमने इसको रिजिड बॉडी कंसीडर किया था, और जब ये नीचे की तरफ मूव करता है, टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करता है, तो इसकी दो मोशन हो रही है। देखिए एक तो ये पूरी की पूरी तरह मूव कर रहा है, पूरी तरह मूव कर रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, पूरा की पूरा जा रहा है। तो ट्रांसलेशनल मोशन तो है ना, है या नहीं, ट्रांसलेशनल मोशन है या नहीं। यहाँ पर जो मोशन है इस ब्लॉक की, कौन सी मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन है। ठीक है, और ट्रांसलेशनल मोशन तो है ही है क्योंकि पूरा की पूरा एज ए होल मूव कर रहा है, एज ए होल पूरा की पूरा जा रहा है, तो इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन है। एंड ऑल इट्स पार्टिकल आर नॉट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, देयरफॉर इट इज नॉट प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। भाई ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो सकती ना, मैंने आपको प्योर, देखिए समझने का प्रयास कीजिए, ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है जिसमें सभी पार्टिकल्स एक साथ मूव करते थे और एक ही वेलोसिटी से मूव करते थे, एज ए होल पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट मूव करता था। तीन बातें मैं बता रहा हूँ। एज ए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडी, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन विल मूव टूगेदर। तीसरी बात मैंने बताई कि ऑल द पार्टिकल्स विल मूव विद सेम वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें दिस रिजिड बॉडी विच इज ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, दिस मेटेलिक सिलेंडर और वुडन सिलेंडर इज मूविंग एज ए होल। ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है एज ए होल, so it is having translational motion. But the second point is all the particles are not moving with all the particles are not having same velocity, are not moving with same velocity. सभी की अलग अलग वेलोसिटी, जो पार्टिकल यहाँ होगा उसकी वेलोसिटी तो जीरो है। ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। इसका मतलब ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, ये इसमें और भी कोई मोशन मिक्स है। और उस मोशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे कि जो फिक्स एक्सिस है, जैसे मैंने ये नेक्स्ट एग्जांपल लिया, इसमें क्या हो रहा है,
इसमें क्या हो रहा है, हमने एक एक्सिस के अलोंग इसको फिक्स कर दिया, एक एक्सिस के अलोंग इस फैन को फिक्स कर दिया। ये पार्टिकल P1 P2 मूव कर रहे हैं, देखिए P1 P2 मूव कर रहे हैं, है ना, P1 एंड P2। और अब एज ए होल पूरा जो रिजिड बॉडी है वो शिफ्ट नहीं हो रहा है एज ए होल, ये रिजिड बॉडी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, लेकिन पार्टिकल्स आर हैविंग डिफरेंट वेलोसिटीज, पार्टिकल्स आर हैविंग डिफरेंट वेलोसिटीज। ये सबसे ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा। जो पार्टिकल एक्सिस और रोटेशन से जितना ज्यादा दूर है उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे जैसे पार्टिकल अप्रोच करेगा किसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के, उसकी वेलोसिटी कम होती चले जाएगी, क्योंकि उसको कम टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। इसको सबसे ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। देखिए टॉर्क होता है R क्रॉस F, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये टॉर्क होता है। तो जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं, क्योंकि जितना फोर्स इस तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स इस तरफ लग रहा है, जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये फोर्स हो गया। और आर, जितना ज्यादा आर होगा टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा। अब टॉर्क जितना ज्यादा होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस पार्टिकल P2 की स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा दूरी पर है। P1 की स्पीड जो है कंपेरेटिवली P2 कम होगी, और P3 की स्पीड तो एकदम जीरो होगी। इसका मतलब ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज एंड द ऑब्जेक्ट, दिस रिजिड बॉडी इज ऑल्सो नॉट मूविंग एज ए होल। पूरी की पूरी रिजिड बॉडी मूव नहीं कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, ये फिक्स है एक जगह। तो इसका मतलब ये ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं है। तो केवल और केवल कौन सी मोशन हो गई है, प्योर रोटेशनल मोशन हो गई है। ये कौन सी मोशन हुई, प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, प्योर रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हुआ। लेकिन ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इस एग्जाम्पल में क्या था, ये था ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन थी, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल प्लस कौन सी मोशन है, रोटेशनल मोशन है। यहाँ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन है इस एग्जाम्पल में, और यहाँ पर केवल और केवल रोटेशनल मोशन है। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हो आप पॉटर्स व्हील का, पॉटर्स व्हील का एग्जाम्पल ले सकते हो। पॉटर्स व्हील आपने देखा होगा, देखिए बुक में देखिए, ये पॉटर्स व्हील है, ये पॉटर्स व्हील है। जब इस व्हील को पॉटर क्या करता है, इस व्हील को घुमाता है, तेजी से घुमाता है, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, और ये इसका जो भी वो बना रहा है मिट्टी से बर्तन है, ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर फिक्स है, उसके रेस्पेक्ट में ये व्हील घूम रहा है, तो ये भी प्योर रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। तो पॉटर्स व्हील भी किसका एग्जाम्पल है, प्योर रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। तो ये सीलिंग फैन एक प्योर रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है, सीलिंग फैन, सीलिंग फैन हो गया प्योर रोटेशनल मोशन, सीलिंग फैन। ठीक है, सीलिंग फैन। दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हो पॉटर्स व्हील का। जैसे ये व्हील होता है, पॉटर्स व्हील में क्या होता है, एक व्हील होता है जो कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है इसका, क्योंकि इस पॉइंट पर यहाँ पर वो फिक्स होता है, किसी एक जगह पर फिक्स कर दिया जाता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से फिक्स कर दिया जाता है और फिर इसको घुमाया जाता है। तो यहाँ पर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर जो भी पार्टिकल्स होंगे, मान लीजिए ये पार्टिकल है तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल होगा, यहाँ पर जो पार्टिकल होगा, वो सभी कैसे पाथ में मूव करेंगे, सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। तो ये भी किसका मोशन एग्जाम्पल हो गया, प्योर रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हुआ, प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, वैसे ही जो व्हील है, गाड़ी के जो व्हील हैं, गाड़ी के जो व्हील हैं, पहिए हैं, पहिए, दो पहिए आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया भी था आपको, यहाँ पर ये दो पहिए आपस में जुड़े हुए हैं एक्सेल से। तो देखिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट इस व्हील का मोशन जो है कैसा है, प्योर रोटेशनल मोशन है। लेकिन यदि अर्थ के रेस्पेक्ट में देखें तो एज ए होल, पूरा जमीन के रेस्पेक्ट में देखें तो एज ए होल ये पूरा की पूरा जो व्हील है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी हो रहा है, तो यहाँ पर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल आ जाएगा। लेकिन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में इस व्हील की मोशन को देखें तो प्योर रोटेशनल मोशन है। ठीक है, तो ये भी प्योर रोटेशनल मोशन, पॉटर्स व्हील एग्जाम्पल हो गया, पॉटर्स व्हील। ठीक है, ये भी प्योर रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे कि ये मैंने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बना रहा हूँ मैं, ये 3 एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। ये लीजिए, ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये एक्सिस एक्स ले लिया। ठीक है, ये एक्सिस में वाई ले लेता हूँ और ये एक्सिस में जेड ले लेता हूँ। इस तरीके से ये 3 एक्सिस ले ली। ठीक है,
अब मैं मान लेता हूँ कि जो जेड एक्सिस है, दिस इज द फिक्स एक्सिस, ये फिक्स एक्सिस है जेड एक्सिस। फिक्स्ड एक्सिस जो होगा वही एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। वही क्या होगा, फिक्स्ड एक्सिस का हो या एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसे कंसीडर कर लेते हैं जेड को। अब यहाँ पर मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है P1, ये मान लीजिए P1 पार्टिकल है यहाँ पर, और एक पार्टिकल यहाँ पर है मान लीजिए P2, यहाँ पर P2 है, ये पार्टिकल है। ठीक है, ये एक पार्टिकल यहाँ पर है P3। तो ये एक सिस्टम है किसका, पार्टिकल्स का। ये एक रिजिड बॉडी जो मैंने बनाई है, ये ड्रॉ की है, दिस इज द रिजिड बॉडी एंड इट कंटेन्स 3 पार्टिकल्स फॉर एग्जाम्पल, है ना। 3 पार्टिकल, आप बहुत सारे पार्टिकल ले सकते हो। मान लीजिए आप n नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने भी हो सकते हैं, वेरी लार्ज नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं इस रिजिड बॉडी में। तो ये मैंने जिगजैग शेप जो बनाई है, ये एक रिजिड बॉडी है, इसमें मैंने 3 पार्टिकल्स की मोशन को कंसिडर किया है। तो ये जेड मैंने क्या मान लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए P3 का स्पीड तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये तो कहाँ पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है। और P1 का स्पीड 0 नहीं होगा, ये तो इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा, जिसकी रेडियस क्या होगी, R1 हो जाएगी। और ये जो P2 है, ये एक पाथ फॉलो करेगा। P2 जो पाथ फॉलो करेगा वो इस टाइप का होगा, P2 जो पाथ फॉलो करेगा इस टाइप का होगा। और P2 की जो रेडियस होगी वो R2 होगी, है या नहीं। P1 P2 सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगे, P2 की स्पीड ज़्यादा होगी, P1 की स्पीड कम होगी। P2 की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, P1 की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो ये जो बॉडी है, रिजिड बॉडी, ये कौन से प्लेन में है, ये मान लेता हूँ कि XY प्लेन में है। किस में है, ये ऑब्वियसली XY प्लेन में है, क्योंकि Z तो फिक्स एक्सिस है, Z तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अब P1 जो है पार्टिकल ले लिया, है ना, रिजिड बॉडी का, जो कि R1 डिस्टेंस पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। और P2 जो है दूसरा पार्टिकल ले लिया, जो कि R2 डिस्टेंस पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब P1 जो है, जब ये बॉडी मूव करेगी तो P1 R1 रेडियस का सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, और P2 जो है R2 रेडियस का सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। P1 और P2 जो है परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। और इसके अलावा जो सर्किल्स हैं जो कि P1 और P2 पार्टिकल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये अलग प्लेन में हो सकते हैं। और इन दोनों ही प्लेन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो प्लेन बन रहा है ना P1 का, ये P1 का रोटेशनल प्लेन है, ये P2 का है। तो ये किसके परपेंडिकुलर होंगे, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन ये जो पार्टिकल P3 है, जिसका डिस्टेंस 0 है, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही है, ये तो पार्टिकल स्टेशनरी पोजीशन में होगा। ठीक है, जब बॉडी रोटेट करती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हुआ किसका, ये एग्जाम्पल हुआ प्योर रोटेशनल मोशन का। ये एग्जाम्पल किसका हुआ, प्योर रोटेशनल मोशन का। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे मैरी गो राउंड, बड़ा एक झूला होता है, एक बड़ा सा पहिया लगा रहता है। झूला आपने सर्कस में देखा होगा, इस टाइप का एक पहिया लगा रहता है, उसमें चेयर्स लटकी रहती हैं। क्या लटकी रहती हैं, चेयर्स में सीट होती हैं उसमें बैठने की, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से बैठने के लिए सीट्स होती हैं। तो यहाँ पर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में ये व्हील घूमता है। तो ये जो मैरीगो राउंड है, ठीक है, ये जो मैरीगो राउंड है, जीएंट व्हील, जीएंट व्हील कह सकते हो, जीएंट बड़ा, जीएंट व्हील, बड़ा जो पहिया होता है, जीएंट व्हील इन ए सर्किल, इन ए सर्कस, सर्कस में जो जीएंट व्हील होता है, ये भी प्योर रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। मैरीगो राउंड जो होते हैं वो भी प्योर झूला जो होता है प्योर रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। जो घोड़े पर बैठ करके ऐसे घूमते रहता है ना, वो भी एक प्योर रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। तो प्योर रोटेशनल मोशन में हमने देखा कि जो प्लेन है सर्किल का, जो पार्टिकल्स डिफरेंट सर्किल्स ड्रॉ कर रहे हैं, जिनमें पार्टिकल मूव करता है, वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और जो पार्टिकल हैं जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होते हैं, वो स्टेशनरी होते हैं। तो अब हम प्योर रोटेशनल मोशन को इतने सारे एग्जाम्पल के बाद 2 लाइन में लिख देते हैं कि क्या होता है। In pure rotational motion, so in pure rotational motion,
every particle of the rigid body every particle of the rigid body moves, कैसे मूव करता है, in circles of different radii का मतलब रेडियस, ठीक है, एक से ज्यादा रेडियस है तो रेडियाई लिखते हैं, प्लूरल होता है रेडियस का ये। तो एवरी पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी मूव्स इन सर्किल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई अबाउट किसके अबाउट ए फिक्स्ड लाइन जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये कहलाता है प्योर रोटेशनल मोशन। क्या कहलाता है ये? प्योर रोटेशनल मोशन कहलाता है। तो दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ हुए कि प्योर रोटेशनल मोशन में जो पार्टिकल्स हैं वो सर्किल्स ड्रॉ करते हैं डिफरेंट रेडियस के, और वो जो सर्किल्स ड्रॉ होते हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, और जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, जीरो स्पीड से मूव करते हैं। तो ये प्योर रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हुआ। मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन भी बताई, ठीक है। एक तरह से तीन टाइप की मोशंस की हमने अभी तक बात कर ली है। देखिए, पहले हमने बात की प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की, फिर हमने यहाँ पर प्योर रोटेशनल मोशन के ही इसमें हमने ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन की भी बात की है। ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है जहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन एक जगह फिक्स नहीं है, जहाँ पर रिजिड बॉडी एक जगह फिक्स नहीं है, एज ए होल रिजिड बॉडी मूव कर रही है, तो वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। और जहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, जहाँ पर कोई रिजिड बॉडी एज ए होल मूव नहीं करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो प्योर रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, आगे एक प्रिसिशन की बात कर लेते हैं। प्रिसिशन क्या होता है, ठीक है। प्रिसिशन जिसको जैसे स्पिनिंग टॉप होता है ना, स्पिनिंग टॉप प्रिसिशनल मोशन करता है, ठीक है, स्पिनिंग टॉप। तो इसमें पहले लिख लेते हैं, वन एंड ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड एंड अदर एंड रोटेट्स ए मोशन, या कह सकते हो इन प्रिसिशन one end of axis of rotation is fixed and the other end rotates about a circular path, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये एक एक्सिस है और ये दूसरा एक एक्सिस है और ये तीसरा एक एक्सिस है। इसको x मान लेता हूँ, ये ओरिजिन होता है आप जानते हैं, ये y मान लेता हूँ, ये z मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये z जो है मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेता हूँ, जिसका एक एंड, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का एक एंड यहाँ पर फिक्स है। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, देखिए इस टाइप का स्पिनिंग टॉप होता है, स्पिनिंग टॉप कुछ इस टाइप का होता है, आप जानते हैं इस टाइप का होता है सलगम जैसा, ठीक है, इस टाइप का होता है स्पिनिंग टॉप। ये एक स्पिनिंग टॉप है, मान लीजिए स्पिनिंग टॉप, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से स्पिनिंग टॉप है।
तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन देखिए, ये एंड तो फिक्स है एक्सिस ऑफ रोटेशन का, लेकिन दूसरा एंड देखिए यहाँ पर आ गया, पहले यहाँ पर था, कभी इधर चला जाएगा कभी इधर चला जाएगा। यानी एक ये वाला जो एंड है एक्सिस ऑफ रोटेशन का, ये किस टाइप का पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, इसके चारों तरफ घूमेगा, इस टाइप से घूमेगा, ये इस टाइप से घूमेगा, ठीक है। और एक एंड इसका यहाँ पर फिक्स होगा, एक एंड यहाँ पर फिक्स होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन का। तो जब एक्सिस ऑफ रोटेशन का एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है, तो उसे हम प्रिसेशन कहते हैं या प्रिसेशनल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिसेशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टॉप, स्पिनिंग टॉप विद द ग्राउंड इज फिक्स। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द टॉप एट एनी इंस्टेंट passes थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। We mostly deal with the cases of fixed axis, so if not stated rotation will be about the fixed axis। जैसे कि प्रिसिशनल मोशन का एक डेली लाइफ एग्जाम्पल आप ध्यान करो, जो टेबल फैन होता है, ऑसिलेटिंग टेबल फैन इज एन एग्जाम्पल। कौन प्रिसिशनल मोशन का? एक तो स्पिनिंग टॉप हो ही गया, स्पिनिंग टॉप, ठीक है। एक आप कह सकते हो ऑसिलेटिंग टेबल फैन, जो टेबल फैन होता है वो भी इसका एग्जाम्पल है। टेबल फैन देखिए, ये देखिए, ये टेबल फैन, ये भी एग्जाम्पल है। इस टेबल फैन में आप देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन का ये वाला एंड यहाँ पर था, फिर यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ फिक्स है। एक पॉइंट तो फिक्स है एक्सिस ऑफ रोटेशन का, लेकिन ये चारों तरफ घूमता है, तो कभी इधर आ जाएगा कभी इधर आ जाएगा कभी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रिसिशनल मोशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? प्रिसिशनल मोशन का एग्जाम्पल है। तो प्रिसिशनल मोशन में एक जो एंड है एक्सिस ऑफ रोटेशन का वो फिक्स होता है, और जो दूसरा एंड है वो सर्कुलर पाथ के अबाउट रोटेट करता है, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी? प्रिसिशनल मोशन की। तो आज मैंने आपको रिजिड बॉडी क्या होता है इसके बारे में बताया। रिजिड बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें रिजिड बॉडी की मोशंस, डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी मोशंस हो सकती हैं रिजिड बॉडी की, उसमें पहले हमने प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की बात की, उसके बाद में हमने प्योर रोटेशनल मोशन और कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन की भी हमने बात की थी, और लास्ट में हमने बात की प्रिसिशनल मोशन की। उम्मीद है आपको ये जो कैटेगरीज हैं रिजिड बॉडी की मोशन की, ये आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।